Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Deadpool. ये मूवी 2016 में आई थी और साथ ही इस मूवी में दिखाए जाने वाले इवेंट्स भी 2016 में ही बीते हैं। ये कहानी है डेडपूल की, जो कि एक ऐसा सुपर हीरो है जो काफी फनी, काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही काफी सारी एबिलिटीज से जुड़ा है, जिसके अंदर शामिल है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर फास्टनेस, इमॉर्टैलिटी और साथ ही काफी ज्यादा ह्यूमर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ हमें डेडपूल एक टैक्सी में बैठा दिखाया जाता है, जिसको ड्राइव कर रहा होता है एक इंडियन ड्राइवर, जिसका नाम होता है दोपिंदर। पीछे बैठा डेडपूल बैठे बैठे बोर हो जाता है, तो वो फ्रंट सीट पर आकर दोपिंदर के पास में बैठ जाता है। तब दोपिंदर पूछता है कि आप ये लाल सूट क्यों पहनते हैं, क्या आज कोई क्रिसमस है? तब डेडपूल कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, ये मैंने किसी खास काम से पहना है, जिसके लिए मैंने काफी वक्त इंतजार किया है, और वो है 1 साल 3 हफ्ते 14 मिनट। आज मैं उस इंसान से मिलने जा रहा हूं जिसने मेरे चेहरे का ये हाल किया है। और तभी वो अपना फेस मास्क उठाकर अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखाता है, वो थोड़ी जली हुई होती है, और वापस से अपना फेस ढक लेता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के मेन विलन एजेक्स की तरफ। वो वहां पर एक डील के लिए बैठा होता है और तभी उसका क्लाइंट वहां पर पहुंच जाता है। तब क्लाइंट उसे डिलीवरी टाइम पर न देने के लिए कोसता है, लेकिन तब एजेक्स उसे गला उठाकर ऊपर उठा देता है और कहता है कि क्या सारा माल तुम अपने पास ही रखना चाहोगे, लोगों को और मौका नहीं दोगे? एजेक्स का ऐसा खतरनाक रूप देखकर क्लाइंट डर जाता है और साथ ही उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है और कहता है कि म्यूटेंट साले कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। वापस से सीन आता है डेडपूल की तरफ, जो कि कार में बैठा होता है, और तब उसे याद आता है कि वो अपने गनों से भरा बैग तो घर ही भूल आया है। तो दोपिंदर कहता है कि क्या मैं गाड़ी रिवर्स घुमाऊं? तब डेडपूल कहता है कि नहीं, इतना टाइम नहीं है, मुझे आज उसे पकड़ना ही है। उसके पास में होती है 2 तलवारें और साथ ही एक बंदूक, जिसके अंदर होती है सिर्फ 12 गोलियां। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाने के बाद में डेडपूल गाड़ी रोकने के लिए कहता है। तब दोपिंदर उससे पैसे मांगता है, तो डेडपूल कहता है कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ताली जरूर है, ये ताली रख ले और मुझे जाने दे। डेडपूल वहीं ब्रिज पर बैठ जाता है और एक ड्राइंग बनाने लगता है, वो किस तरीके से अपने दुश्मन को मारेगा। और तभी वहां पर उसके दुश्मनों की गाड़ियां आते हुए नजर आती है, और तभी डेडपूल एक हीरो एंट्री की तरफ वहां से जंप मार देता है और सीधा पहुंच जाता है अपने दुश्मन की कार में, और वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगता है। और यहीं पर शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे एपिक फाइट की, जिसके अंदर होती है डेडपूल के पास में सिर्फ 12 गोलियां, और वो एक एक करके अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारने लगता है। यहाँ पर दुश्मन के साथ ही डेडपूल का जमकर मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उस पर गोलियों से वार करते हैं, लेकिन डेडपूल का उन पर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि उसके पास में होती है सुपर हीलिंग पावर। जब भी उसे कोई गोली लगती तो वो अपने शरीर को फिर से हील कर लेता और साथ ही वापस से एकदम ठीक होकर उन्हीं पर पलटवार कर देता। उसी बीच सीन शिफ्ट होता है जेवियर स्कूल में, जहां पर कोलोसस टीवी पर ये सारी फाइट देख रहा होता है, जहां पर डेडपूल अपने दुश्मनों को एक एक करके जान से मार रहा होता है। और तभी वो बुलाता है अपनी पार्टनर, जिसका नाम होता है नेगासोनिक वॉरहेड। कोलोसस नहीं चाहता था कि डेडपूल इतनी माराकाटी मचाए, इसी वजह से वो नेगासोनिक के साथ में अपने स्पेसशिप के साथ में उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर डेडपूल उन सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा था। वहीं पर डेडपूल को एक बाइक भागते हुए दिखती है, तो वो अपनी तलवार फेंककर उस बाइक के टायर पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बाइकर वहीं पर गिर जाता है। पहले तो डेडपूल उसे खूब धोता है और फाइनली उसका हेलमेट उतार कर कहता है कि मुझे पहचाना फ्रांसिस? तब वो कहता है वेड विल्सन, आखिर तुम बचे कैसे? लेकिन उसी मोमेंट तक वहां पर कोलोसस और साथ ही नेगासोनिक भी पहुंच जाती है, और वो डेडपूल को उसे जान से मारने के लिए मना करती है और एक स्पीच देता है कोलोसस। वो कहता है कि किसी को भी जान से मारना किसी भी समस्या का हल नहीं है। डेडपूल कहता है कि ये कातिल है, इसने मेरी बीवी को जान से मार दिया था और आज मौका मिला है मुझे अपना बदला पूरा करने का, मुझे ऐसा करने दो। उन दोनों की चलती बातों में फ्रांसिस वहां से मौका पाकर भाग जाता है, और तब वहां पर डेडपूल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कोलोसस पर, क्योंकि कोलोसस की बातों की वजह से फ्रांसिस को टाइम मिल गया वहां से भागने के लिए, और वो मुक्का मारता है कोलोसस को, लेकिन उसका हाथ टूट जाता है। वो फिर से दूसरे मुक्का मारता है, लेकिन दूसरा हाथ भी टूट जाता है। वो उठाकर एक टांग से उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग भी वहां पर टूट जाती है। और फाइनली कोलोसस उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ में लेकर जाने लगता है, लेकिन तब डेडपूल वहां से नहीं जाना चाहता था, और वो अपनी जेब से चाकू निकालकर अपना हाथ काटने लगता है, और फाइनली अपना हाथ काट कर वहां से कूद जाता है ब्रिज से और गिरता है सीधा एक कचरे के ट्रक में। वहां पर डेडपूल बताता है कि ये कहानी इतनी सीरियस नहीं, ये कहानी है रोमांटिक। और तभी कहानी पहुंचती है 2 साल पीछे फ्लैशबैक में, जहां हमें दिखाया जाता है वेड विल्सन, जो कि किसी टाइम पर फौज में हुआ करता था। उसने काफी सारे कत्ल भी किए थे, लेकिन उसे फौज से निकाल दिया गया और फाइनली वो अब एक सुपारी किलर बन गया था। वो लोगों की सुपारी लेता। वेड विल्सन का काम था उन लोगों की मदद करना जो कि सताए हुए थे अपने दुश्मनों से। वो उनसे पैसे लेकर सामने वाले की सुपारी लेता था। वहीं से वेड एक बार में पहुंचता है, जहाँ का बार टेंडर, जिसका
जिसका नाम होता है वीजल, वो उसी का दोस्त होता है। वेड उसे एक बेकार ड्रिंक बनाने के लिए कहता है और तभी वहां से एक वेटर जा रही होती है और वेड उस वेटर से कहता है कि ये ड्रिंक उस मोटे सांड को दे देना और कहना कि उस कालिया ने उसके लिए ड्रिंक भिजवाई है। और जैसे ही वो मोटा सांड उस ड्रिंक को पीता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो उस कालिया को पीटने लगता है। उन दोनों के बीच चल रही लड़ाई को वेड बैठकर एंजॉय करने लगता है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस बार में बैट्स भी लगा करती थी, शर्तें लगा करती थी कि आखिर आज की लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इस गेम का नाम था डेडपूल। और तभी वहां पर वेनेसा नाम की एक लड़की आती है जो कि वैसे तो प्रोस्टिट्यूट होती है। वो वेड से पूछती कि क्या तुम अपना टाइम मेरे साथ गुजारना पसंद करोगे। तब वहां पर वेड कहता है कि मेरे पास सिर्फ $239 और 50 पैसे हैं, मुझे इसमें कितना टाइम मिलेगा। तब वहां पर वेनेसा कहती है कि सिर्फ पौना घंटा। दोनों के ही बीच में एक अजीब सी कन्वर्सेशन चालू होती है। दोनों ही अपने पास्ट में बीते इवेंट्स के बारे में बातचीत करने लगते हैं। कोई कहता है कि मुझे तो मार मार कर वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया गया था और कोई कहता है कि मुझे अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया था, काफ़ी साल मुझे बहुत पीटा गया, मुझे छुआ गया, मुझे टच किया गया और साथ ही मेरी लाइफ कभी अच्छी नहीं बीती। तब वेनेसा भी कहती है कि मेरी भी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बीती और इन्हीं बातों से उन दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और फिर इस मूवी के अंदर हमें दिखाई जाती है उन दोनों की इंटीमेट सीन जो चलती है पूरे 1 साल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और साथ ही मार्च तक बीत जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं और साथ ही उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। क्रिसमस पर वेड वेनेसा को एक कैंडी रिंग के साथ में प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो वापस उसके पास में बेड में आने लगता है लेकिन तभी वो गिर जाता है। वेनेसा उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है और तब डॉक्टर के थ्रू उन्हें पता चलता है कि वेड के लंग्स में और साथ ही लीवर में कैंसर हो चुका है। वेनेसा ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसे एकदम शॉक सा लग जाता है। वो डॉक्टर से कहने लगती है कि इसका कोई ना कोई तो इलाज जरूर होगा क्योंकि मेरे चाचा जी को भी एक बार ये हुआ था लेकिन वो ठीक भी हो गए। अपने लिए अपनी इतनी चिंता जाहिर करते हुए वेनेसा को देखना डेडपूल के लिए काफी बुरा था। उसे अब ये लगने लगा था कि वो भी एक चिंता का कारण बन गया है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। वेड वेनेसा को बताता है कि मेरे पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं है और साथ ही ना ही घर चलाने के लिए और ना ही अपना जीवन जीने के लिए। तब वेनेसा कहती है कि इस प्रॉब्लम का हम साथ में मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्लीज तुम हताश मत हो, अपनी आशा मत हारो। लेकिन डेडपूल यानी कि वेड विल्सन ये जानता था कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं एक बर्डन बनकर जीऊंगा वेनेसा पर, और इसीलिए वो घर से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है अपने दोस्त विजल के पास में। और तभी वीजल उसे बताता है कि कोने में बैठा एक काले सूट में शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसके पास जाओ, क्या पता शायद वो तुम्हारी इस काम में मदद कर दे। वेड उसके पास जाता है और तभी वो इंसान अपने आप को रिक्रूटर बताता है। रिक्रूटर कहता है कि हमें पता है कि आपके शरीर में कैंसर है और आप जल्द ही मरने वाले हैं, लेकिन हमारे पास में एक ऐसी दवा है जिससे कि आपका वो कैंसर भी हट जाएगा और साथ ही आपके शरीर में एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और साथ ही जिंदगी में आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। हम एक ऐसा सुपर सोल्जर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हमें सैनिकों की जरूरत है, अगर आप उसमें शामिल होंगे तो हमें काफी खुशी होगी। वेड को ये सारी बातें फिजूल की लगने लगती है और तभी वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसका कार्ड अपनी जेब में रख लेता है। वेड काफी परेशान होता है, उसे ये पता था कि वो भी इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है, उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे वेनेसा को भी सपोर्ट करना है और फाइनली वो अपने आप को चेंज करने के लिए उनके पास में चला ही जाता है। वेड को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे एक लैब में लेकर जाता है जहां पर हमें इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एंजल डस्ट और साथ ही एजेक्स। एंजल डस्ट स्ट्रेचर पर पड़े वेड विल्सन को पट्टों की मदद से बांध देती है और वहीं पर एजेक्स उसके नसों के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जिसमें वो बताता है कि हम तुम्हारी बॉडी के अंदर म्यूटेंट जीन इंजेक्ट कर रहे हैं, इससे तुम्हारा कैंसर हट जाएगा और साथ ही तुम्हारे शरीर के अंदर काफी ज्यादा एबिलिटीज आ जाएगी। एजेक्स बताता है कि म्यूटेंट पावर हर किसी में नहीं आ पाती, कभी कभार ये एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें उसके शरीर को काफी दर्द देना पड़ता है, हमें प्रोजेक्ट को उसके दर्द की अंतिम सीमा तक ले जाना पड़ता है। उसके लिए एजेक्स उसे कई बार मारता है, साथ ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, उसे बर्फ के पानी में भी सुला देता है जिससे कि उसके शरीर को असीम दर्द हो। और एक मोमेंट ऐसा है जब वो अपने शरीर की हीलिंग पावर जनरेट करने के लिए अपने म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट कर दे और फाइनली एक म्यूटेंट बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेड अपने पास ही पड़े एक पेशेंट के साथ में बातें करने लगता है। तब वहां पर वो उसे बताता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा जालिम हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है एजेक्स और वो कहता है कि तुम अभी तक म्यूटेंट नहीं बने, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला हूं जिससे तुम फाइनली म्यूटेंट बनी जाओगे और अगर म्यूटेंट नहीं बने तो जान से मारे जाओगे। तब वहां पर वेड उसे उसके नाम से बुलाता है, वो कहता है कि तुम्हारा नाम फ्रांसिस है, मैंने तुम्हारे कोट पर चिपके इस नाम को एक बार चुरा लिया था और तभी मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम फ्रांसिस है।
वैसे तो फ्रांसिस कभी भी अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहता था और इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कंटेनर में पैक कर देता है। फ्रांसिस बताता है कि ये एक एयर टाइट ग्लास चैम्बर है, इसके अंदर तुम्हें सांस नहीं मिलेगी और जब तुम मरने वाले होगे तब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सांस छोड़ी जाएगी ताकि तुम थोड़ी सी सांस ले पाओ, लेकिन फिर से हवा का दबाव कम कर दिया जाएगा जिससे कि तुम सांस फिर से नहीं ले पाओगे और उसी कंडीशन में छोड़ दिया जाएगा। अब या तो तुम मर जाओगे और या फिर एक म्यूटेंट बनकर निकल जाओगे। जैसे ही एयर टाइट चेंबर में से पूरी हवा बाहर निकाली जाती है तो वेड विल्सन के शरीर में जितनी भी हवा होती है वो पूरी तरीके से खिंच जाती है और पूरी बॉडी अब एक तरीके से ब्लॉचअप होने लगती है, यानी कि पूरे शरीर की हवा वहां से खींची जाने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके शरीर को जला दिया गया हो। पूरे शरीर पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। शाम को फ्रांसिस और साथ ही एंजल डस्ट उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन तब हमें पता चलता है कि वेड विल्सन की बॉडी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो एक म्यूटेंट में बदल चुका है। वहां पर फ्रांसिस कहता है कि हम कामयाब हुए और फाइनली तुम एक म्यूटेंट में बदल ही गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म करने वाला हूं। इसीलिए नहीं क्योंकि इसकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। और इसी वजह से वहां पर एंजल डस्ट फिर से उसके गले का पट्टा लगाने लगती है, लेकिन तब वेड उसे अपने सर से एक टक्कर मारता है और उसे वहां से हटा देता है। इस बात से एंजल को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तब वहां पर फ्रांसिस उसके एयर टाइट चेंबर को बंद कर देता है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि जब वेड ने उसे टक्कर मारी थी तो उसके मुंह से उसने उसकी एक माचिस निकाल ली थी जो कि वो हमेशा चबाया करती थी। वो माचिस को अपने मुंह से फेंक कर अपने हाथ में कैच करता है और साथ ही अपने नाखून से उस रोगन को स्क्रैच करने लगता है और जैसे ही वो माचिस जल जाती है वो उसे उस चेंबर के एयर वेंट में फेंक देता है। एयर वेंट में फेंक देने की वजह से उसके अंदर जो एयर पास हो रही होती है वो उस आग को भी उस पूरे मशीन के अंदर फ्लोट करने लगती है और तभी वहां पर एक जोरदार का ब्लास्ट हो जाता है। जब फ्रांसिस नीचे आकर देखता है कि यहाँ पूरे लैब में आग लग गई है, लेकिन तब तक वेड वहां से जाग चुका था। वेड अपने चैम्बर से निकल चुका था। वो उसे ढूंढने के लिए अपने हाथ में औजार देता है, लेकिन तब तक वेड उसके सामने खड़ा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वेड का असली शरीर, उसका पूरा रूप जो कि वो पूरी तरीके से जल चुका था। और वहीं पर उन दोनों के बीच में शुरू होती है एक शानदार आइकॉनिक बैटल। दोनों ही आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन फ्रांसिस काफी ज्यादा ताकतवर था, उसके शरीर पर असर ही नहीं होता था किसी भी वार का। इसी वजह से वो वेड पर भारी पड़ता है और तभी वो एक बड़ा सा सरिया उठाता है और वेड के सीने के आर पार कर देता है और साथ ही अपनी शक्ति से उस सरिये को मोड़ भी देता है जिससे कि वेड वहां से निकल ना पाए और वो पूरा का पूरा लैब आग में जलकर वहीं पर ध्वस्त हो जाता है। अगले दिन जब पूरी आग वहां पर शांत होती है तब वहां पर हील हुआ वेड वहां से जागता है। उसका शरीर बिल्कुल नए जैसा बन चुका होता है। उसके शरीर के अंदर जो सरिया घुसा था वो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वो सीधा मिलने के लिए जाता है वेनेसा से। जब वो वेनेसा के पास में उसका पीछा करता है तब वहां पर लोग उसे काफी बुरी नजरों से घूरने लगते हैं, उसे देखते हैं, उसे बोलते हैं कि ये कितना बदसूरत दिखता है, ये कितना गंदा है। इन बातों से वेड काफी हर्ट होता है और जब वेनेसा का पीछा करते हुए वो उसके दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे कांच में अपनी शक्ल दिखाई पड़ती है और तब उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल काफी ज्यादा बदसूरत हो चुकी है। वेड परेशान होकर वहां से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है अपने दोस्त वीजल के पास में और उसे सारी बात बताता है कि किस तरीके से उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि अब खराब हो गया और साथ ही अब वेनेसा उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसकी शक्ल काफी ज्यादा बिगड़ गई है। तो वीजल कहता है कि नहीं, सच्चा प्यार हमेशा सच्चा प्यार होता है और वो वापस तुम्हें अपना ही लेगी। और जैसे ही वेड अपना हुडी उतारता है तो वीजल उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा हो जैसे मानो जलते हुए पैन पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। वेड उसे बताता है कि जो शख्स उसकी शक्ल वापस से ठीक कर सकता है वो भाग गया है और साथ ही अब मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। तब वहां पर वीजल एक आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम उसकी नजरों में मर चुके हो तो क्यों ना तुम उसकी नजरों में मरे भी रहो, क्यों ना तुम एक नकाब पोश बन जाओ। तब वेड कहता है कि ठीक है, मगर मैं मेरा नाम क्या रखूं। और तभी उसकी नजर पड़ती है उसी बोर्ड पर जिस पर लिखा होता है डेडपूल और फाइनली वेड को उसे उसका नया नाम मिलता है जो कि होता है डेडपूल। वीजल की एडवाइस मानते हुए वो अपने आप को एक नकाबपोश सूट तैयार करता है। उसका कलर व्हाइट होता है और साथ ही अब वो अपनी वॉल पर उन सभी कातिलों की फोटो भी लगा देता है जिससे उसे मारना होता है क्योंकि ये वही कातिल थे जो कि इस लैब में हमेशा साथ देते थे फ्रांसिस का। और फाइनली डेडपूल ये डिसाइड करता है कि वो एक एक करके सबके पास जाएगा और उनसे फ्रांसिस की लोकेशन का पता मांगेगा और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो उन्हें वहीं पर टपका देगा। वो फ्रांसिस तक पहुंचने के लिए उसके गैंग मेंबर्स का पूरे 1 साल तक पता लगाता है, हर एक को ढूंढता है, चुनता है और मारने से
पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। जो जवाब दे पाता तो ठीक, जो जवाब नहीं दे पाता वो उसे वहीं पर जान से मार दिया करता था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी, काफी लोगों को जान से मारने के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे कहीं पर भी फ्रांसिस का कोई पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन जब डेडपूल लॉन्ड्री में पहुंचता है अपने सूट को धोने के लिए, तब वहां पर उस पे खून के धब्बे पड़े होते हैं। तो वो उन खून के धब्बों को घसकर मिटा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लाइंड लेडी खड़ी होती है और वो कहती है कि अगर कपड़ों पर खून के दाग लगे हों तो उन्हें नींबू और सोडे की मदद से हटाया जा सकता है, और अगर फिर भी खून के दाग ना मिटे तो फिर लाल कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि लाल कपड़ों में खून इतना इजीली दिखता नहीं है। और उसी एडवाइस के चलते फाइनली डेडपूल अपना वही आइकॉनिक रेड कॉस्ट्यूम बना ही लेता है। काफी मशक्कत के बाद में फाइनली डेडपूल रिक्रूटर को ढूंढ ही लेता है और उससे फ्रांसिस का पता पूछता है। और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में ये सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहां पर डेडपूल टैक्सी में बैठा होता है डोपिंदर के साथ में। इसके बाद में कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर डेडपूल उस कचरे के ट्रक में गिर गया था। वो वहां से निकलकर एक घर में पहुंचता है और वो घर उसी ब्लाइंड लेडी का होता है जो उसे 1 साल पहले उस लॉन्ड्री में मिली थी। वो ब्लाइंड लेडी वहां पर अकेली रहा करती थी। जब वो घर पहुंचता है तो ब्लाइंड लेडी उससे पूछती कि क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। तब वहां पर डेडपूल कहता है कि मैं 1 साल से एक कमीने को पकड़ने में लगा था, आज वो मुझे मिला लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मैं अब उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं फिर से उसे पकड़ूंगा और जान से मार दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल ने अपना जो हाथ काट दिया था कोलोसस के टाइम पर, वो फिर से उगने लगा है। डेडपूल के रीजनरेटिव जीन्स की मदद से वो हाथ फिर से नया उगने लगता है। वहीं दूसरे सीन में फ्रांसिस एक लैब में पहुंचता है। ये वही लैब होती है जहां पर वो म्यूटेंट्स को बनाते और साथ ही अमीर लोगों के हाथों बेच देते, जिनसे वो अपनी जो मनमानी करवाते। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके शरीर में उस तलवार का घाव होता है, तो वो एंजल डस्ट को अपने घाव को सीने के लिए कहता है और तभी वहां पर एंजल डस्ट उसके घाव को सीने लगती है। तब वहां पर फ्रांसिस बताता है कि अगर मेरे अंदर भी उसकी जैसी पावर होती रीजनरेटिव वाली तो मेरे घाव भी ऑटोमेटिक भर जाते, मुझे कोई भी चोट लगने पर मेरा शरीर फिर से नया जैसा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे पकड़कर मार दूंगा। तब एंजल डस्ट पूछती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तब वहां पर फ्रांसिस बताता है कि हमारा एक पुराना दुश्मन जिसका नाम था वेड विल्सन, जिसे हमने एक म्यूटेंट में तब्दील किया था। मुझे तो लगा था कि वो मर गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और वो पड़ा है हमारे पीछे। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उसे पकड़कर जान से मार देना चाहिए। फ्रांसिस वेड को ढूंढने के लिए वीजल के बाहर पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वेड विल्सन को जानते हो। तब वहां पर वीजल कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी नाम के इंसान को नहीं जानता। लेकिन उसी मोमेंट पर एंजल डस्ट को उसके बार में लगी पीछे एक फोटो नजर आ जाती है जिसके अंदर होते हैं वेड विल्सन और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा। एंजल डस्ट कहती है कि हो ना हो, लेकिन मैंने शायद कहीं वेनेसा को जरूर देखा है, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। सेम टाइम वीजल कॉल लगाता है वेड को और बताता है कि तेरे ससुराल वाले आए थे तुझे ढूंढने के लिए, अगर उनके हाथ लग गया तो जान से मारा जाएगा। वेड को जब ये बात पता चलती है कि उसके पीछे फ्रांसिस और एंजल डस्ट और साथ ही उसकी पूरी टीम लगी है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और तभी वो वीजल के साथ में उसी क्लब में पहुंचता है जहां पर वेनेसा डांस किया करती थी। जब वेड अपने सामने वेनेसा को पाता है तो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि उसका हुलिया काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है और जैसे ही वेनेसा उसे देखेगी तो घबरा जाएगी। इसी वजह से वेड वहां से निकल जाता है और वॉशरूम में चला जाता है और अपने आप की हिम्मत जुटाने लगता है कि उसे वेनेसा से बात करनी ही पड़ेगी, उसे सच बताना ही पड़ेगा कि आखिर उसके साथ में क्या बीता। वहीं दूसरी ओर वेनेसा के पास में एक आदमी आता है और कहता है कि होटल के बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, हो सकता है वो शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। और उसी मोमेंट पर वेनेसा वहां से बाहर निकल जाती है। उसे लगता है कि वेड फिर से आ गया है उससे मिलने के लिए और वो इसी उम्मीद में उसके पास मिलने जाती है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि वो वेड नहीं बल्कि फ्रांसिस आया होता है वेनेसा को उठाने के लिए। वॉशरूम से जैसे ही वेड वापस आता है तो वो वीजल से पूछता है कि क्या तुमने वेनेसा को देखा। तब वो कहता है कि वेनेसा जस्ट अभी यहाँ से बाहर निकली थी, लेकिन जब तक वेड वहां पर पहुंचता फ्रांसिस के लोग वेनेसा को लेकर वहां से निकल चुके थे। इस बात से वेड काफी बौखला जाता है और गुस्से में अपने घर आता है और घर की चीजों पर अपना गुस्सा उतारने लगता है, लेकिन तभी उसे वेनेसा के नंबर से एक मैसेज आता है और वो फ्रांसिस ने भेजा होता है। फ्रांसिस उसे 12 बजे एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। अब क्योंकि वेड पहले एक फौज में था तो उसके पास काफी सारे हथियार होते हैं, तो वो सभी हथियारों को एक बैग में डालने लगता है और साथ ही वीजल से भी पूछता है कि तुम्हारे पास जितने हथियार है मुझे दे दो। तभी उसे याद आता है कि हमेशा फ्रांसिस उस लैब के अंदर काफी सारे म्यूटेंट बनाया करता था और हो ना हो इस बार भी वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ में उसके साथी जरूर होंगे। और इसी वजह से वो मदद मांगने के लिए पहुंचता है एक्सेवियर स्कूल, जहां मौजूद होते हैं कोलोसस और नेगासोनिक। वो उन दोनों को लेकर उसी टैक्सी के अंदर उस लोकेशन पर पहुंचने लगता है। डोपिंदर उन्हें लोकेशन पर पहुंचाने के बाद कहता है कि पैसे तो आपके पास
पास इस बार भी नहीं होंगे, तो चलो ताली दे दो। तो डेडपुल कहता है कि नहीं बेटा, इस बार तू एक नहीं, इस बार तू 2 ताली लेगा। और वहां से वो निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। लेकिन तब उन्हें याद आता है कि वेपन से भरा बैग तो उस टैक्सी में ही रह गया है। डेडपुल दोपिंदर को कॉल लगाता है, लेकिन तब तक दोपिंदर अपनी कार चलाने में बिजी था और उसकी कार का एक एक्सीडेंट हो चुका था, इसी वजह से वो कॉल पिक नहीं करता। और तब फाइनली डेडपुल ही डिसाइड करता है कि उन सभी लोगों का सामना वो अपनी इन 2 तलवारों के साथ करेगा। वहीं ऊपर खड़ा फ्रांसिस जोर से चिल्लाता है, हे डेडपुल, मेरा नाम क्या है? तब वहां पर डेडपुल कहता है कि बेटा तेरा नाम तो मैं तुझे लिख कर बताऊंगा। और वहीं पर शुरू होती है इस कहानी की सबसे शानदार फाइट, जहां पर फ्रांसिस के सारे गुंडे मिलकर गोलियां बरसाने लगते हैं कोलोसस, डेडपुल और साथ ही नेगासोनिक पर। लेकिन कोलोसस होता है पूरा स्टील का, तो उस पर गोलियों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब वहां पर फ्रांसिस लड़ने के लिए भेजता है एंजल डस्ट को। कोलोसस कहता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तभी एंजल डस्ट एक मुक्का मिलाकर देती है कोलोसस को और वो काफी दूर जाकर गिरता है। तब उसे पता चलता है कि वो भी एक म्यूटेंट है और तब वो दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर धड़ाधड़ गोलियां चल रही होती है डेडपुल पर, तो वो अपनी चड्डी निकालकर उन सभी के सामने हार मानने की बात करता है। तो सब लोग गोलियां रोक भी देते हैं। तब वहां पर डेडपुल कहता है कि अगर तुम मुझे जान से बख्श दो तो मैं तुम्हें 1 साल फ्री तेल मालिश दूंगा। लेकिन फिर से सभी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब नेगासोनिक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से एक ब्लास्ट करती है। उस ब्लास्ट के चलते डेडपुल भी उस वॉरशिप के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे दिखती है वेनेसा। जहां पर फ्रांसिस ने वेनेसा को उसी एक एयरटाइट चेंबर में बंद कर रखा था जहां पर कभी उसने डेडपुल को रखा था। तब वहां पर डेडपुल और फ्रांसिस की एक और तगड़ी फाइट होती है। फ्रांसिस बताता है कि मैंने भी वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किए थे जिससे मुझे बेशुमार ताकत मिली, अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता। तब डेडपुल कहता है कि इस बार तुम्हें फील जरूर होगा और उन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार आइकॉनिक फाइट बैटल हमें दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर फाइट चल रही होती है एंजल डस्ट और कोलोसस के बीच में, लेकिन वहां पर एंजल डस्ट कोलोसस पर भारी पड़ती है और एक बड़ा सा लोहे का तार लेकर उसका गला घोटने लगती है। लेकिन तभी वहां पर नेगासोनिक एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से उस धमाके से वो पूरा का पूरा वॉरशिप अब नीचे गिरने लगता है। फ्रांसिस और डेडपुल की लड़ाई में हम देखते हैं कि फ्रांसिस उस पर भारी पड़ने लगता है। उस बीच तक वहां पर वेनेसा अपना एयरटाइट चेंबर खोलकर एक तलवार लेकर सीधा फ्रांसिस पर वार कर देती है। लेकिन जब वो वॉरशिप पूरी तरीके से गिरने लगता है तब डेडपुल फिर से उसे उसी एयरटाइट चेंबर में डाल देता है और कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो। और जब पूरा वॉरशिप नीचे गिरता है तो उसी बीच हम देखते हैं कि फ्रांसिस एक कंटेनर से टकराकर जख्मी होकर गिर जाता है और वहीं पर वो पूरा एयरटाइट चेंबर और साथ ही डेडपुल भी जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कोलोसस आता है और वेनेसा को बचा लेता है। तभी वहां पर डेडपुल भी खड़ा हो जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पर डेडपुल से लड़ने के लिए वहां पर फ्रांसिस भी आ जाता है। लेकिन इस बार डेडपुल फ्रांसिस को नहीं छोड़ने वाला था, वो उस पर धड़ाधड़ मुक्कों की बरसात करता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी मोमेंट पर कोलोसस वहां पहुंच जाता है और एक स्पीच देने लगता है और वो कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और एक सुपर हीरो को कभी भी किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, उसे मौका देना चाहिए सामने वाले को और ये सब कुछ कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन डेडपुल तो डेडपुल है और वो तभी बंदूक निकालता है और एक हेडशॉट लगा देता है फ्रांसिस के और उसी मोमेंट पर कोलोसस को उल्टी भी आ जाती है। उसी मोमेंट पर वेनेसा पीछे से आती है और उससे बात करने लगती है, पूछती है कि आखिर तुम 1 साल से कहां पर थे। तब वेड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन कमीनों ने मुझ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था। तब वहां पर वेनेसा कहती है कि नहीं, मैं फिर भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो जैसे ही उसका मास्क उतारती है तब वहां पर वुल्वरीन का एक और पोस्टर लगा हुआ होता है। तब वहां पर वेनेसा कहती है कि तुम इसे हटाओ, मैं तुम्हारा रियल फेस देखना चाहती हूँ। वेड कहता है कि नहीं, तुम शायद नहीं देख पाओगी। तब वहां पर वेनेसा उसे फोर्स करती है और फाइनली वो उसका चेहरा रिवील करती है। पहले तो वेनेसा को काफी अजीब सा लगता है, लेकिन तब वो कहती है कि मैं इसके लिए यूज्ड टू हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अभी भी वैसा ही है जैसा पहले कभी हुआ करता था। और फाइनली उन दोनों के बीच में एक हग होता है और फाइनली वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। वहां खड़े कोलोसस और साथ ही नेगासोनिक वो सभी चीजें देख रहे होते हैं। लेकिन तब डेडपुल कहता है कि अरे पतरे, ये छोटी, तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, चलो जाओ यहाँ से, मूवी यहाँ पर खत्म हुई, निकलो यहाँ से। और फाइनली ये एपिक मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है डेडपुल, जो कहता है कि इस मूवी का एक पार्ट और आने वाला है जिसके अंदर आएगा केबल, जो कि हो सकता है कि कोई दमदार एक्टर ही उसकी एक्टिंग करेगा। और फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ में जरूर शेयर करें। इसके बाद में मैं डेडपुल पार्ट 2 आपके सामने जल्द ही लेकर आने वाला हूं। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।